शौहर के मरने के बाद शबनम ने घर के बाहर बर्गर का ठेला लगा लिया और उसकी बेटियां कॉलेज से वापस आकर अम्मा का हाथ बटा देती तो चचा के वारा बेटे आकर कहते कि हमें अपनी बेटियां दे दो और घर बैठकर खाओ। तो शबनम ने उनके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा कि आइंदा यहाँ नज़र ना आना, क्योंकि लड़कों की नज़र ठेले वाली जगह पर थी जो करोड़ों रुपए की थी। चचा को पता चला तो वो पुलिस ले आया और कहने लगा शबनम यहाँ बच्चों से 2 नंबर धंधा करवाती है। तो पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई और पीछे से चचा और बेटों ने बलडोज़र मंगवाकर ठेला गिराया तो उनकी चीखें निकल गई। जब अचानक शबनम बेताबी से अपनी दोनों बेटियों की मुंतज़िर थी जो कॉलेज गई हुई थीं। उनकी नज़र बार बार घड़ी पर जाती जो 3 के हिस्से से आगे बढ़ना शुरू हो गई थी। उसकी बेकरारी में इजाफा हो रहा था। जब भी अचानक वैन वाले के हारन की आवाज़ सुनाई दी। शबनम लपक कर गेट के पास पहुंची और दरवाज़ा खोल दिया। सामने ही वैन में से हंसती मुस्कुराती उसकी दोनों बेटियां बाहर निकल रही थी। शबनम ने बेख्तियार सुकून का सांस लिया। आजकल जिस तरह के हालात थे, इन हालात को देखते हुए शबनम अक्सर परेशान हो जाया करती थी। अभी वो अपनी दोनों बेटियों को अंदर आते हुए देख ही रही थी कि अचानक उसकी नज़र अंदर से बाहर निकलते शफाकत पर पड़ी। वो शबनम को देखकर मुस्कुरा दिया। अरे बेगम, आज फिर बेटियों के इंतज़ार में यहाँ पर खड़ी हो गई हैं। कहा तो है फ़िक्र मत करो, हमारी बेटियाँ माशाल्लाह से बहुत बहादुर हैं और समझदार भी। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। अभी तो दोनों 18 साल की हैं और तुम बिला वजह इतनी फ़िक्र करने लगी हो। शफ़ात की बात सुनकर शबनम ने गहरी सांस ली और कहने लगी, फ़िक्र क्यों ना करूं, दोनों किस कदर खूबसूरत हैं और कद देखें दोनों के माशाल्लाह से। पूरे मोहल्ले में हर किसी की नज़र है इन पर। हर घर मुझसे उनका रिश्ता मांग चुका है। मैं तो चाहती हूँ बस जल्द इनका ये कॉलेज मुकम्मल हो तो उनकी शादी कर दें। शबनम की बात पर शफ़ात मुस्कुरा दिया और बात आई गई हो गई। वो यूं ही हमेशा किया करता था। शबनम जितनी फ़िक्र करती थी वो उतना ही मुतमिन इंसान था। उसने प्रॉपर्टी डीलिंग का नया नया जो काम शुरू किया था वो बेहद शानदार चल पड़ा था। उनके दिन ही बदल गए थे। पहले जो घर में बड़ी मुश्किल से दाल रोटी चला करती थी, अब आए रोज़ घर में बकरे का गोश्त पका करता। शबनम खुदा का शुक्र अदा करती नहीं थकती थी। बस उसकी एक ही फ़िक्र थी कि दोनों जवान बेटियों का कहीं मुनासिब जगह पर रिश्ता तय हो जाए। मगर वो ये नहीं जानती थी कि सिर्फ यही वहाद फ़िक्र नहीं है, आने वाले दिनों में फ़िक्रों का एक तूफ़ान उस पर हल्ला बोलने वाला है। 4 रोज़ ही गुजरे थे कि जब अचानक दोपहर के वक़्त ज़ोर से घर का दरवाज़ा धड़धड़ाया गया। इतवार का दिन था मगर शफ़ात उस रोज़ भी अपनी किसी डील के नतीजे में घर से बाहर था। शबनम ने घबरा कर उठ बैठी। वो अंदर एसी की ठंडक में सोई हुई थी मगर दरवाज़ा बजने की आवाज़ उस कदर शदीद थी कि उसकी नींद पलक झपकते ही गायब हो गई। या अल्लाह खैर, वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए सीधा घर से बाहर आई। घर के बाहर गैर मामूली शोरगुल सुनाई दे रहा था। शबनम ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। सामने ही एक आदमी परेशान सूरत लिए खड़ा था। शफ़ात साहब का घर यही है? आदमी के लहजे में परेशानी थी। शबनम का दिल धक से रह गया मगर उसने सर हिला दिया। जी हाँ, यही है शफ़ात साहब का घर। शबनम के जवाब सुनते ही सामने वाले शख्स के चेहरे पर अफसोस सा फैल गया। वो थोड़ी देर तो खामोश रहा और फिर बोला, माफ़ कीजिएगा बहन, आज प्रॉपर्टी डीलिंग की एक डील के दौरान शफ़ात साहब दिल का दौरा पड़ने पर इंतकाल कर गए हैं। उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत वाक़या हो गई है। थोड़ी देर के बाद एम्बुलेंस उनकी मैयत लेकर आपके घर पहुंच जाएगी। मैं उनका मुलाज़िम हूं, आपको इत्तला देने आया था। अभी हाल में ही उन्होंने मुझे काम पर रखा था। शबनम बेख्तियार अपने मुंह पर हाथ रखकर रह गई। यही तो थे वो धड़के और वसवसे जो उससे लगे रहते थे कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। और आज उसकी ज़िंदगी में कितना बुरा हो गया था। सदमा इस कदर शदीद था कि शबनम अपने हवास खो बैठी थी। जबकि शफ़ात की लाश को घर में लाया गया, शबनम मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुकी थी और उसकी दोनों बेटियां उसके मुंह में पानी के छींटे डाल डालकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। तीनों माँ बेटियों की रो रो कर पूरी हालत थी।
शबनम का कोई बेटा तो था नहीं, सिर्फ यही दो बेटियां थीं जो उस वक़्त गम से निढाल थीं। शफ़ात की मौत अपने साथ हज़ारों मुसीबतें लेकर आई। उसे किस कदर घर से रुखसत किया गया, ये शबनम उसकी दोनों बेटियां ही जानती थी। मगर जिस लम्हे उसके जनाजे को उठाया गया, उसी लम्हे शबनम के सारे ससुराली रिश्तेदार, यहाँ तक कि उसके मेके वालों ने भी उस पर नज़रें फेर लीं। शफ़ात ने कुछ अर्सा पहले ही जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया था, उससे उसे मुनाफा तो अच्छा खासा होता था, मगर अभी तक वो कुछ जमा जोड़ नहीं कर पाया था। जो आमदनी होती, उससे उसने घर में सहूलतें बना रखी थीं। स्वयं गुजरा तो शबनम को घर के अखराजात की फिक्र ने आन घेरा। आखिर वो कितना अरसा तक गम मना सकती थी। बेटियों की माँ थी, उसे कुछ ना कुछ तो करना था। एक ठंडी सांस लेते हुए शबनम उठी। उन क्योंकि घर मेहमानों से खाली हो चुका था। सभी लोग स्वयं की बिरयानी खाकर गंदे बर्तन वहीं छोड़कर अपने अपने घरों को निकल गए थे। बाप के मरने पर गमज़दा बेटियां वहीं गंदे बर्तन ढेर की सूरत में धो रही थी। शबनम थके कदमों से चलती हुई अंदर अलमारी तक गई और उसे खोल के खड़ी हो गई। यही अलमारी में शफ़ात की वो रकम रखी होती थी जैसे वो लेन देन में इस्तेमाल करता था। शबनम ने डब्बा खोलकर रकम बाहर निकाली और उसे गिना। वो 30,000 रुपये के करीब थे। वो जानती थी कि शफ़ात बैंक अकाउंट्स पर यकीन नहीं रखता, इसलिए कोई बैंक अकाउंट नहीं बना रखा था। इसलिए उसके पास यही कुल असासा था। शबनम ने ठंडी सांस लेते हुए रकम वापस रख दी। घर में खाने पीने का सारा सामान ख़त्म हो रहा था। उस रकम से आखिर वो सामान कितने दिन तक आता, मगर शबनम को ज़िंदगी की गाड़ी तो घसीटनी ही थी। अगले रोज़ वो ये रकम लेकर बाजार गई और खाने पीने की अशिया खरीद के ले आई। आधी रकम से तो महीने भर का राशन ही आ गया। अभी दोनों बेटियों की कॉलेज की फीस भी रहती थी। शबनम वापस आई तो सर पकड़कर चारपाई पर लेट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चंद दिन बाद जो बिजली और गैस का बिल आएगा, वो इसे कहाँ से भरेगी। शफ़ात का कोई ऑफिस तो था नहीं, उसने हाल में ही तो काम शुरू किया था। कुछ अर्सा पहले वो जो नौकरी करता था, वहाँ से भी उसके तमाम वाजिबात उन्हें मिल चुके थे। उसके पास बस एक वही मोटरसाइकिल थी जो उस वक़्त घर के सेन में खड़ी हुई थी। शबनम के पास यही कुल असासा था जिससे उसने आने वाली ज़िंदगी गुजारनी थी। अगले दिन ही बिजली का बिल आ गया और उससे अगले दिन गैस का जो बाकी रकम बची थी, उन बिलों में उठ गई। दोनों बेटियां समरा और निमरा खुद परेशान सूरत लेकर घूम रही थी। उनके इम्तिहान सर पर थे, मगर इम्तिहानी फीस जमा करवाने के लिए अब माँ के पास पैसे नहीं थे। शबनम बेहद परेशान थी। किशोर का गम मनाती या घर के अखराजात को देखती। उसने ससुराली रिश्तेदारों को फ़ोन करने की कोशिश की, मगर सभी उस बात से वाकफ़ थे कि शबनम पर माशी तौर पर बुरा वक्त आन पहुंचा है। इसलिए जो ही शबनम की आवाज़ सुनते वो लोग फ़ोन काट देते। जिस किसी ने भी मदद का वादा किया भी, तो वो भी बस वादे तक ही महदूद रहा। तंग आकर शबनम खुद अपने देवर के घर जा पहुंची, जिसका शानदार बंगला चंद ही गलियों के फासले पर था। इमरा के चचा के पास ठीक ठाक दौलत थी। शबनम उनके सोफे पर बैठी बिला वजह ही मरऊब हुए जा रही थी। इमरा का चचा अंदर से बाहर निकला तो सफ़ेद काटन के कड़कते सूट की जेब में हाथ डालकर 2,000 रुपये बाहर निकाले और शबनम की तरफ बढ़ाते हुए बोला, आजकल कारोबार कुछ मंदा जा रहा है, माफ़ करना बहन, मैं इससे ज़्यादा तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। उसके अंदाज में साफ इनकार था। शबनम शर्मिंदा सी हो गई। उसे ना पानी का पूछा गया और ना ही चाय का। सीधे 2,000 रुपये पकड़ा कर उसे घर से निकाल दिया गया। शबनम समझ चुकी थी कि अब जो करना है खुद ही करना है। कोई रिश्तेदार उसकी मदद को नहीं आएगा। बुरा वक़्त इसने और उसकी बेटियों ने अकेले ही काटना है। शबनम घर आई और रफ्ता रफ्ता घर की चीज़ें बिकना शुरू हो गईं। सबसे पहले शफ़ात की मोटरसाइकिल, जिसे बेचते हुए शबनम का दिल खून के आंसू रोने लगा, लेकिन बहरहाल ये भी एक मजबूरी थी। मोटरसाइकिल को बेचकर जो रकम हासिल हुई, उसने दोनों बेटियों की कॉलेज की फ़ीस अदा कर दी। शबनम की परेशान सूरत देखकर दोनों बेटियां उसके पास आकर बैठ गई थीं। अम्मी, हमें माफ़ कर दें, अगर हम बेटे होते तो यकीनन आज आपकी परेशानी में कोई काम आ सकते थे। ये निम्रा थी जो रोती हुई आवाज़ में कह रही थी। शबनम ने बेख्तियार
उसे अपने गले से लगा लिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बेटियां तो खुदा की रहमत होती हैं। वालिदैन का काम है अपने बच्चों की कफालत करना, जब तक कि वो इस काबिल ना हो जाएं कि वो अपना खर्चा खुद उठा सकें। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। जो कुछ हमारे साथ हुआ है ये अल्लाह की मर्जी है। शबनम ने बेटी को तसल्ली दी तो समरा कहने लगी, अम्मी, अगर आप कहती हैं तो हम कॉलेज छोड़ देती हैं और कहीं स्कूल में पढ़ाने लग जाती हैं। चंद हज़ार की आमदनी तो हो ही जाएगी। हम तीनों का खर्चा ही कितना है, महीने के महीने का गुजर बसर होता रहेगा। समरा की बात पर शबनम कुछ देर तो खामोश रही, फिर उसने मुड़कर दोनों बेटियों की तरफ देखा। वो जानती थी कि उसकी बेटियां वो ज़हीन हैं और दोनों को ही डॉक्टर बनने का शौक़ था। आला तालीम दिलाना शफ़ात का ख्वाब था। ऐसे में वो भला कैसे इनके ख्वाब को कुचल सकती थी। उसने बेटियों को सख्ती से मना कर दिया कि वो आइंदा कॉलेज छोड़ने की बात ही ना करें। अगले महीने अखराजात के लिए शबनम ने दोनों कमरों में लगे हुए एसी उतार कर बेच दिए। फिर हीटर बिका और यहाँ के तक के घर की हर कीमती चीज़ रफ्ता रफ्ता बिकती चली गई। मगर अखराजात थे कि मुंह खोले हर महीने बढ़ते ही जा रहे थे। चीज़ों को बेच बेच कर जितनी आमदनी होती वो सब पैसे लग लग चुके थे। अब कोई मुस्तकिल आमदनी का जरिया ढूंढना ज़रूरी था। इसी परेशानी में वो एक रोज़ सेन में रखी चारपाई पर बैठी थी, जब अचानक उसकी छोटी बेटी समरा उसके पास आई। अम्मी, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम बैठक वाले बड़े कमरे को बाहर से खोलकर उसे बर्गर का होटल बना लें। एक फास्ट फूड होटल आजकल वैसे ही भी कि ये कितने मशहूर हैं। अब तो इतना ट्रेंड चल पड़ा है कि नकाबपोश औरतें खुद अपने ठेलों पर खड़े होकर बर्गर या फ्राइज बनाती हैं। लोग इनकी इज्जत भी करते हैं। जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे भी हैं। और वैसे भी सबको पता तो है कि हम लोग किस बुरे हालात से गुजर रहे हैं। हमारी किसी ने मदद नहीं की तो फिर किसी को इतराज़ उठाने का भी हक नहीं होगा। समरा की बात पर शबनम चौंक सी गई। वो कह तो ठीक रही थी। उनके घर मेन रोड के ऊपर था। कई लोग आते जाते थे। उनके घर के ज़रा से फासले पर ही एक कोचिंग सेंटर था। शाम के वक़्त जब बच्चे वहाँ से निकलते तो खूब भूख से बेताब होते थे। ऐसे में अगर उनके घर के सामने एक फास्ट फूड सेंटर खोल जाता तो यकीनन बच्चों के मज़े हो जाते और शबनम को भी अच्छी खासी आमदनी हो सकती थी। शबनम को ये ख्याल पसंद आया। वैसे भी वो इतनी मजबूर हो चुकी थी कि अब उसे इस बात का ज़रा ख्याल ना था कि कौन सा काम करने से लोग इतराज़ करेंगे और कौन सा काम करने से नहीं। उसने अगले दिन से ही अपने इरादे को अमली जामा पहना दिया। शबनम ने शफ़ात के एक मुलाजिम को फ़ोन किया। वो आ गया तो उसने बैठक के अंदर से सारा फर्नीचर निकाल कर उसे खाली करवाया और नया रंग रोगन करवा दिया। अब तीन चार छोटी मेज़ें रखकर एक छोटा सा फूड सेंटर बन गया था। जबकि दुकान के बाहर शबनम ने एक पूरा स्टॉल सेटअप करवा कर उसे बर्गर का स्टॉल बना दिया। ज़्यादा कमाई उसी काम में थी। शबनम को बर्गर बनाना तो अच्छे से आता था, बस पहला दिन मुश्किल था। निकाब पहनकर जिस वक़्त वो बर्गर के ठेले पर खड़ी हुई उसे बहुत शर्म आई। मगर जब उस दिन ठीक ठाक आमदनी हुई तो रात को अपने ही पैसे गिनते हुए शबनम की सारी शर्म ख़त्म हो गई और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हलाल तरीके से उसे जायज़ आमदनी मिल रही है, जिससे वो अपनी और अपने बच्चों की खर्चे पूरे कर सकती है। रफ्ता रफ्ता शबनम का बर्गर का स्टॉल मशहूर होने लगा। कोचिंग से के बच्चे जाते और आते दोनों वक़्त के शबनम के अच्छे गाहक बन गए थे। ना सिर्फ कोचिंग के बच्चे बल्कि मोहल्ले भर में शबनम के हाथ का जायका मशहूर होने लगा। उसके बर्गर की तारीफ़ें दूर दूर तक फैल गईं। शबनम की आमदनी एक दिन में हज़ारों रुपये तक जा पहुँचती। ये इसके लिए एक नाकाबिले यकीन था। वो अल्लाह का शुक्र अदा करते ना थकती थी। मगर आमदनी बढ़ी तो साथ में काम भी बढ़ा। वो मजबूर हो गई कि इसे अपने पास कोई मर्द मुलाज़म रख ले और उसने ऐसा ही किया। एक निस्बतन कम उम्र नौजवान को अपने साथ मुलाज़म के तौर पर रख लिया। लेकिन पहले ही हफ्ते वो बौखला गई जब उसने उस मुलाज़म को पैसों में खयानत करते हुए देख लिया। शबनम ने उसे कुछ ना कहा मगर उसे नौकरी से निकाल दिया। अब फिर से सारा काम शबनम के कंधों पर आन पड़ा था। वो बेहद मजबूर थी। उसकी मजबूरी का हल उस दफ़ा भी उसकी दोनों बेटियों ने निकाला। अम्मी, आप फ़िक्र मत करें, हम लोग 2-3 बजे तक कॉलेज से आ जाती हैं। उसके बाद पूरा दिन फ़ारग ही तो होती हैं। चंद घंटे हम आपके पास बर्गर के ठेले पर काम कर लिया करेंगे। इतने में आप आराम कर लीजिएगा। हम भी निकाब पहन कर काम कर लेंगे तो किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा। और वैसे भी सिर्फ स्टूडेंट ही तो सामान लेने आते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होगी।
निम्रा ने माँ की परेशानी का हल निकाला। शबनम को मानना ही पड़ा। वो और क्या कर सकती थी। और फिर अगले दिन से यही होने लगा। आधा दिन ठेले पर शबनम खड़ी होती और बाकी के वक्त दोनों लड़कियां रात 9 बजे से पहले शबनम अपना ठेला बंद कर देती और तीनों माँ बेटियां घर के अंदर चली जाती। उनके घर के हालात दोबारा से बेहतर होने लगे। मगर एक दफ़ा फिर एक नई फिक्र उसका रास्ता देख रही थी। एक रोज़ शबनम मार्केट से बर्गर बनाने का सामान खरीद कर ला रही थी। शाम के 4 बज रहे थे और उसने अपनी दोनों बेटियों को बर्गर के ठेले पर खड़ा कर रखा था। आज वो बहुत खुश थी। उसके महीने भर की आमदनी तो शफात की आमदनी से भी ज़्यादा हो गई थी। उसने फैसला कर लिया था कि बच्चों के इम्तहानों के बाद उन्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला देगी। अभी वो अपने घर से कुछ ही फासले पर थी जब अचानक उसकी नज़र अपने बर्गर के ठेले पर पड़ी। दूर से उसकी बेटियां वहां खड़ी हुई नजर आ रही थीं, मगर चूक सी गई क्योंकि बर्गर के ठेले के पास सिर्फ उसकी बेटियां नहीं बल्कि कोई और भी खड़ा था। उसके जेठ का बेटा अदनान था। उसके साथ उसका भाई अरसलान। यूँ लगता था जैसे वो दोनों निम्रा और समरा से किसी बात पर बहस कर रहे हैं। निम्रा अपने काम में मगन थी और समरा भी इन दोनों को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। मगर शबनम को दूर से देखने पर ही अंदाज़ा हो रहा था कि दोनों लड़के मुसलसल दोनों बहनों को मुतवज्जा कर रहे हैं और उनसे कुछ पूछे जा रहे हैं। शबनम के कदमों में तेजी आ गई। उन दोनों लड़कों की फितरत ठीक नहीं थी। वो मोहल्ले में उपवास नौजवानों के तौर पर मशहूर थे और शबनम जानती थी कि शुरू से इन दोनों लड़कों की नज़र शबनम की बेटियों पर थी। तेज तेज कदमों से चलते हुए शबनम ठेले के पास पहुंची तो पूरी तरह से हाँप रही थी। उसने नकाब लगा रखा था इसलिए किसी की नज़र इस पर ना पड़ी। शबनम के कानों में उन लड़कों के अल्फाज पड़े। उनमें से अदनान इधर उधर देखते हुए माफ़ी खेज अंदाज में सिमरा से कह रहा था, क्या फजूल कामों में खुद को थका रही हो। ये काम लड़कों के करने के होते हैं, लड़कियों के नहीं। नहीं, तुम्हारी माँ तो पागल है। उसने खानदान भर की मदद को ठुकरा दिया। वो खुद यहाँ बर्गर का ठेला लगाकर खड़ी हो गई है और जवान लड़कियों को बर्गर बेचने पर खड़ा कर दिया है। ये काम तुम दोनों को जेब नहीं देता। बेहतर यही है कि ढंग के नौजवान को देखो और उनसे शादी कर लो। इतना कहते हुए अदनान ने अपना कॉलर कढ़ाया तो साथ खड़े अरसलान ने एक जोरदार कहकहार लगाया। दोनों भाई एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर हंस दिए। समरा के चेहरे पर वाजिया नागवारी देखी जा सकती थी। इमरा को भी शदीद गुस्सा आ रहा था। शबनम का खून खोलने लगा। मगर इससे पहले कि वो आगे बढ़कर कोई जवाब देती, अचानक निम्रा बोली, जब शादी करने की उम्र आएगी तो शादी भी कर लेंगे। कमाना हमारी मजबूरी बन गई थी क्योंकि तुम्हारे बाप ने 2,000 रुपये देकर मेरी माँ को घर से निकाल दिया था। हालांकि उसूली तौर पर तो हमारी कफालत अब उनकी जिम्मेदारी थी और वो बहुत पैसे वाले भी हैं, लेकिन उन्होंने हमारी मदद नहीं की। अब हम जिस तरीके से भी पैसे कमाते हैं हमें काम करने दो। निम्रा की आवाज़ में गुस्सा था और उसी पल उसने हाथ बढ़ाकर निम्रा की कलाई पकड़ ली। ज़ुबान तो देखो कैसे चला रही है कल की लड़की। आज अपने बाप को भेजूंगा ताकि तुम दोनों लड़कियों के निकाह हमारे साथ कर दे और देखता हूँ कि तुम्हारी वो चालाक माँ कैसे इनकार करती है। आना तो आखिर तुमको हमारे ही घर है। अदनान की बात पर शबनम की बर्दाश्त खत्म हो गई। उसने सामान वहीं पर फेंका और लपक कर अपनी बेटियों के साथ जा खड़ी हुई। अदनान ने जो निम्रा की कलाई पकड़ रखी थी वो यकदम बौखला गया। शबनम ने उसका बड़ा हुआ वही हाथ कलाई से जोर से पकड़ा और एक जन्नाटेदार थप्पड़ दोनों हाथ से उसके गाल पर दे मारा। थप्पड़ खाकर अदनान अपनी जगह पर साकत रह गया। शबनम ने ना आवते का ना ताओ जोर जोर से शोर मचाते हुए लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आसपास गाहकों का शोर था मगर वो खानदानी मसला समझकर पहले दखल अंदाजी नहीं कर रहे थे। मगर अब जो शबनम ने शोर मचाया तो सब लपक कर आगे आ गए। शबनम ने उन्हें बताया कि ये दोनों लड़के उनको बेटियों को हरासा कर रहे हैं। लोगों ने नावते का नाताओ अदनान और अरसलान दोनों की खूब दिक्कत बना दी। वो दोनों बड़े मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे। शबनम और उसकी बेटियां काफ़ी मुतमिन थी। मगर उसी रात 2 बजे के करीब अचानक उसका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बचाया गया। शबनम घबरा कर उठ बैठी।
दोनों बेटियां पुरस्कून नींद सो रही थीं। शबनम ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस थी। पुलिस के साथ आई हुई लेडी पुलिस इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर शबनम का बाजू पकड़ लिया। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा, क्योंकि आपके भतीजे अदनान ने आपके खिलाफ पर्चा कटवाया है कि आप अपने अपने थेले की जगह पर लड़कियों से 2 नंबर काम करवाती हैं। इस गलत धंधे को करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। शबनम की आंखों से आंसू निकल पड़े। पुलिस शक्ल से ही रिश्वतखोर लग रही थी और साफ रहा था कि उनकी और शबनम के देवर की आपस में मिली भगत थी। शबनम का ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। जिस वक़्त वो शबनम को घसीटते हुए ले जा रहे थे और उसी पुलिस वैन के अंदर बैठा हुआ अपना देवर साफ नज़र आ गया। वो मुस्कुरा रहा था, यकीनन फतह उसकी हुई थी। शबनम को ले जाकर जेल में बंद कर दिया गया। उसे शदीद फिक्र थी। उसकी दोनों बेटियां घर में तनहा थी। कल ही तो उसके दोनों भतीजों ने उसे कहा था कि अगर उसे कमाई करने का इतना ही शौक है तो दोनों बेटियां उसके हाथ बेच दे, वो महीने की रकम उसके हवाले करते रहेंगे। शबनम का खून खौल रहा था, मगर मिन्नत समाजिश के बावजूद कोई पुलिस वाला उसे बाहर जाने नहीं दे रहा था। दूसरी जानब शबनम का देवर बलडोज़र मंगवा चुका था और लालची नज़रों से शबनम की दुकान को देख रहा था। बेवकूफ़ औरत करोड़ों की मालिक के मकान को एक बर्गर का ठेला बनाकर बैठ गई थी। कितनी बार मैंने शफ़ात से कहा कि उस मकान को मेरे यहाँ बेच दे, मगर ना अकल उसमें थी और ना ही उसकी बीवी में। तोड़ो इसे। उसने मज़दूरों को हुक्म दिया और उन्होंने आगे बढ़कर शबनम के मकान की बैठक को तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले कोई से गिरा पाते, अचानक शबनम के देवर के हलक से कृपनाक चीख निकली। उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसे दिल का दौरा पड़ा था। उसके साथ आए हुए दोनों बेटे भी बौखला गए और बाप की तरफ लपके उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया। बुलडोज़र का काम वहीं रुक गया, मगर अस्पताल पहुंचने से पहले ही शबनम का देवर इंतकाल कर गया। उसके दोनों बेटों के हाथ पांव फूल गए। बाप का सारा कारोबार नाजायज़ था। उन्हें रुपए पैसे को संभालने की समझ बूझ नहीं थी, ना ही वो कोई काम काज कर सकते थे। किसी को समझ ना आती थी कि अचानक शबनम के देवर को ऐसा क्या हुआ कि खड़े खड़े उसे मौत ने आ घेरा। मगर ये शबनम और उसकी दोनों बेटियां ही जानती थी कि मजलूम का हक मारने वाले की सज़ा ऐसी ही होती है। अदनान और अरसलान दोनों ने ही बाप के पैसे को उजाड़ डाला और फ़कीरों से भी बदतर ज़िंदगी गुजारने लगे। शबनम के ऊपर कोई मुकदमा साबित ना हो सका, लिहाजा वो छूट कर घर आ गई और उसने दोबारा से अपने बर्गर के ठेले का काम शुरू कर दिया। कुछ ही अरसे में उसकी बेटियां आला तालीम पाकर डॉक्टर्स बन गई तो शबनम ने अपने ठेले को बाकायदा रेस्टोरेंट की शक्ल दे दी। बेशक अल्लाह जिसकी मदद करे उसे कोई नहीं गिरा सकता।